हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम अपने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स के 6 चैप्टर पर हैं, जिसमें हम सीखेंगे बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया। इस चैप्टर के खत्म होने पर आप सीख सकेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के फेजेस, बैंक्स जो भारत के स्वतंत्रता से पहले एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, प्रेसिडेंसी बैंक्स क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ nationalization of banks in India, identify when private banks were established in India। बैंकिंग की इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, पहले उनका सेटअप कैसा था, बैंक्स कब बने थे, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे और कहां से आया। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री बनी जिसको हम बैंकिंग के नाम से जानते हैं। इंडिया का फाइनेंशियल इंडस्ट्री का इतिहास बहुत ही गहरा है। बैंकिंग इंडस्ट्री का एडवांसमेंट 3 फेजेस में हम डिस्कस करेंगे। पहला फेज जो प्री इंडिपेंडेंस यानी साल 1947 से पहले था। दूसरा फेज साल 1947 से 1991 के बीच रहा। और तीसरा और आखिरी फेज ये स्टार्ट हुआ साल 1991 और आज भी चल रहा है। आइए अब इन 3 फेजेस के बारे में डिटेल में समझते हैं। भारत में एंशिएंट टाइम से ही एक इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम प्रिवेल्ड है। जो लोग बैंकिंग की बिजनेस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें दूसरों के बीच में श्रॉफ्स, सेट्स, साहूकार्स, महाजन्स, चेतीस कहा जाता है। ये इंडिजीनियस बैंकर्स श्रॉफ्स के लिए वेरी स्मॉल टाइम मनी लेंडर्स थे, जो ह्यूज बिजनेस ऑन करते थे और लार्ज और स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस रन करते थे। भारत में वेस्टर्न टाइप कमर्शियल बैंकिंग का ओरिजिन 18th सेंचुरी से है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी और ये यूरोपियन मैनेजमेंट के अंडर कलकत्ता में फाउंडेड फर्स्ट बैंक था। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। सिंस कलकत्ता भारत में मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग पोर्ट था, मेनली ब्रिटिश एम्पायर के ट्रेड के कारण ये नेचुरली एक बैंकिंग सेंटर बन गया था। 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड हुआ। ये ब्रिटिश के दौरान फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था। टीपू सुल्तान और मराठास के अगेंस्ट मेनली जनरल वेल्सलेज के वॉर को फंड देने के लिए बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड किया गया था। इसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बॉम्बे 5 अप्रैल 1840 को बॉम्बे में और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को मद्रास में 2 और प्रेसिडेंसी बैंक सेटअप किए थे। ये मैनी ईयर्स तक इंडिया में क्वेसी सेंट्रल बैंक्स के रूप में काम कर रहे थे। 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1839 में इंडियन मर्चेंट्स द्वारा यूनियन बैंक नामक बैंक एस्टैब्लिश करने का फ्रूटलेस एफर्ट किया गया था, लेकिन ये एक डिकेड के भीतर ही फेल हो गया। इसके बाद इलाहाबाद बैंक एस्टैब्लिश्ड 1865 में, जो आज भी काम कर रहा है। इलाहाबाद बैंक भारत में ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है और लास्ट 145 ईयर्स से इलाहाबाद बैंक सर्विंग द कस्टमर्स। इंडियन बोर्ड द्वारा मैनेज्ड लिमिटेड लायबिलिटी देने वाला फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया ऊद कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 में फैजाबाद में हुई थी। ये बैंक 1958 में फेल हो गया था। प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जो 1895 को लाहौर में एस्टैब्लिश्ड हुआ। पंजाब नेशनल बैंक ना केवल आज तक सरवाइव कर रहा है, बल्कि इंडिया के लार्जेस्ट बैंक में से एक है। हाउएवर, फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक जो पूरी तरह से ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1911 में एस्टैब्लिश्ड किया गया।
इस बैंक को इंडिया का फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक कहा जाता है। 1906 और 1911 के बीच भारत में थाउजेंड्स ऑफ बैंक एस्टैब्लिश्ड किए गए थे। उनमें से कुछ बैंक सर्वाइव टू प्रेजेंट डे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण 1913 और 1918 के बीच इंडिया में एटलीस्ट 94 बैंक्स थे। 1612 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल मुगल्स एम्परर्स की परमिशन से इंडिया में वेरियस फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग पोस्ट्स को सेटअप किया था। इस प्रोसेस में उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स को एस्टैब्लिश किया। 1640 में मद्रास, 1687 में बॉम्बे और 1690 में बंगाल प्रेसिडेंसी। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनीज हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे यानी मुंबई में मूव हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द बैंक ऑफ मद्रास के अंडर 3 प्रेसिडेंसी बैंक सेटअप किए गए। उनके एस्टेब्लिशमेंट की डेट्स वर एज फॉलोज। 2 जून 1806 बैंक ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1806। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 15 अप्रैल 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड। 1 जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास एस्टैब्लिश्ड। ये मैनी ईयर्स तक इंडिया में क्वासी सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहे थे। सिंस कैलकाटा इंडिया में मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग पोर्ट था, मेनली ड्यू टू द ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये एक बैंकिंग सेंटर बन गया। उर्द कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश्ड हुई थी साल 1881 टू 1958 में, और ये पहली ऐसी बैंक थी जिसमें पार्शियली इंडियंस भी मैनेज करते थे। इलाहाबाद बैंक एस्टैब्लिश्ड हुई साल 1865 में और वो पहली जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक थी। पंजाब नेशनल बैंक एस्टैब्लिश्ड की गई साल 1894 में और ये पहली बैंक थी जिसने इंडियन कैपिटल के साथ शुरुआत की थी। बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड की गई साल 1906 और बैंक ऑफ बड़ौदा साल 1908 में। बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हुई साल 1911 में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी साल 1919 में। साल 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं बैंक ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश्ड इन 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड इन 1840 और बैंक ऑफ मद्रास एस्टैब्लिश्ड इन 1843 मर्ज होकर एक सिंगल बैंक बनी साल 1921 जनवरी में, जो बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। और यूरोपियन शेयर होल्डर्स ये बैंक को चाहते थे। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के पास होने के बाद द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड किया गया और उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता दी गई। इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोट दैट कि 1935 में आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी भारत के लिए सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया के रूप में वर्क कर रहा था। एसबीआई के बारे में थोड़े फैक्ट्स या जानकारी सीखते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। स्टेट बैंक एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1 जुलाई 1955 को, जब गोरवाला कमेटी ने सिफारिश की थी। 2 जून 1956 में ये बैंक नेशनलाइज्ड की गई थी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिक से अधिक शेयर्स लिए थे। एसबीआई बैंक एक एजेंट की भूमिका निभाता है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांचेज नहीं है। एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और ट्रेनकोर।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक्स रिलेटिवली रीसेंट इनोवेशंस बैंक्स हैं। एज वी नो दैम टुडे 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में एस्टेब्लिश किए गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 2 ऑफ 1934 बैंक के फंक्शनिंग का स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड करता था, जिसने 1 अप्रैल 1935 को ऑपरेशंस शुरू किए थे। द बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बैंक नोट्स के इशू रेगुलेट करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी हासिल करने के व्यू से रिजर्व मेंटेन करना, देश के क्रेडिट और करेंसी सिस्टम को उनके एडवांटेज के लिए ऑपरेट करना। बैंक्स ने सरकार से कंट्रोलर ऑफ करेंसी और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और सरकारी अकाउंट्स के मैनेजमेंट और पब्लिक डेट के लिए अब अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कराची, लाहौर और कानपुर में एग्जिस्टिंग करेंसी ऑफिस इशू डिपार्टमेंट की ब्रांचेस बन गए। बैंकिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसेज थे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और रंगून। 1937 में बर्मा म्यांमार को इंडियन यूनियन से सुरक्षित किया गया, बट रिजर्व बैंक ने बर्मा के जापानीज ऑक्यूपेशन तक बाद में बर्मा के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना जारी रखा, लेटर अप टू अप्रैल 1947। भारत के पार्टीशन के बाद रिजर्व बैंक ने जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑपरेशंस शुरू किए। बैंक ओरिजिनली एक शेयर होल्डर्स बैंक के रूप में सेटअप किया गया था और उसे 1949 में नेशनलाइज्ड किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग फीचर यह था कि एट इट्स वेरी इंसेप्शन बैंक को डेवलपमेंट स्पेशली एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल रोल में देखा जाता था। जब भारत ने अपने प्लान एंडेवर्स की शुरुआत की तो बैंक का डेवलपमेंट रोल फोकस में आया, स्पेशली इन 60s व्हेन रिजर्व बैंक ने इन मैनी वेज डेवलपमेंट को कैटलाइज करने के लिए फाइनेंस का यूज करने के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस का बीड़ा उठाया। बैंक ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एटसेट्रा जैसे इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने में हेल्प की है टू बिल्ड द फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। लिबरलाइजेशन के साथ बैंक्स ने अपने फोकस को वापस कोर सेंट्रल बैंकिंग पर शिफ्ट किया, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक सुपरविजन एंड रेगुलेशन और पेमेंट्स को ओवरसीइंग और फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप किया। अब समझते हैं सेकेंड फेज ऑफ बैंकिंग। सेकेंड फेज की शुरुआत हुई भारत की आज़ादी के बाद साल 1947 में। 50 साल पहले इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ जब 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 बिगेस्ट कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया। अकॉर्डिंग टू मैनी इकोनॉमिस्ट, 1947 में किसी भी सरकार द्वारा लिया गया सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन था। इस डिसीजन का इंपैक्ट कुछ लोगों द्वारा 1990 में मोर देन द इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी अधिक माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के क्या फैक्टर्स थे। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के लिए प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपनाया। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की नेशनल पॉलिसी को अडॉप्ट करना नेशनलाइजेशन के अनुसार था। एक ट्रबल डिकेड के एंड में नेशनलाइजेशन आया। इंडिया ने मैनी इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल शॉक्स झेले हैं। 2 वॉर्स विद चाइना इन 1962 एंड पाकिस्तान इन 1965, जिसने पब्लिक फाइनेंसेस पर इमेंस प्रेशर डाला।
लगातार 2 इयर्स के ड्रॉट ने न केवल फूड शॉर्टेज की कमी को जन्म दिया बल्कि अमेरिकन फूड शिपमेंट्स PL 480 प्रोग्राम पर डिपेंडेंस के कारण नेशनल सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज किया। इसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट के कम होते ही 3 ईयर प्लान हॉलिडे ने एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट किया। 1960-70 का डिकेड भारत के लिए लॉस्ट डिकेड था बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ बेयरली बढ़ी और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एवरेज इनकम्स में ठहराव आया। कमर्शियल बैंक्स द्वारा क्रेडिट डिसबर्स्ड में इंडस्ट्री शेयर ऑलमोस्ट डबल थी 1951 और 1968 के बीच में, फ्रॉम 34% टू 68%, जबकि एग्रीकल्चर को टोटल क्रेडिट का 2% से कम रिसीव हुआ। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत के साथ एग्रीकल्चर को एक कैपिटल इन्फ्यूजन की नीड थी, जिसका एम कंट्री को फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। बैंक्स के नेशनलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल अदर रीजंस थे सोशल वेलफेयर, कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज, रूरल एरियाज में बैंकिंग का एक्सपेंशन, अर्बन रूरल डिवाइड को रोकने के लिए रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर और इसकी अलाइड एक्टिविटीज नेशनल इनकम के लिए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स थे। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। नेशनलाइजेशन का एम लोगों की सेविंग्स को लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक पहुंचाना और प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए उन्हें यूटिलाइज करना है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन। बैंक्स के नेशनलाइजेशन के बाद पब्लिक सेक्टर के बैंक इंडिया की ब्रांचेस डिपॉजिट्स में अप्रॉक्सीमेटली 800% तक बढ़ गई और एडवांसेस में 11,000% का ह्यूज जंप हुआ। गवर्नमेंट ऑनरशिप के अंडर बैंकिंग ने पब्लिक इम्प्लिसिट फेथ और बैंक की सस्टेनेबिलिटी के बारे में इमेंस कॉन्फिडेंस दिया। बैंक्स अब ओनली मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन तक सीमित नहीं थे। इनफैक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम देश के रिमोट कॉर्नर्स तक भी पहुंच गई थी। ये इंडियाज ग्रोथ प्रोसेस के मेन रीजंस में से एक है, मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन में। नेशनलाइजेशन का पर्पस एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट में रैपिड ग्रोथ को प्रमोट करना है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना और ऑल बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना है। नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स अ राइट मूव? 2012 के बाद से एनपीए क्राइसिस को एटलीस्ट पार्टली क्रेडिट बबल द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज के अंडर बढ़ता है और जो बैंक्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकालता है। बैंक्स के नेशनलाइजेशन ने एक इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को लीड किया जो इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स के लिए इंटरेस्ट का डिफरेंट रेट था। इंडियन सेंट्रल बैंक ने इवेंचुअली हंड्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज किया। इसने नेशनलाइजेशन के पर्पस को डिफेस्ट किया बिकॉज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लोन्स के कारण कभी भी वो नीडी वंस तक नहीं पहुंच पाते थे। बैंकिंग एक हाईली कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेज है जो प्रॉफिट पर वर्क करता है। बैंक्स के नेशनलाइजेशन से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स के बीच कंपटीशन कम हुआ। इसने बैंकिंग सिस्टम के फंक्शंस में एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्रिएट किया। रेस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव की कमी, रेड टेपिज्म, इनकोऑर्डिनेट डिलेज नेशनलाइज्ड बैंक्स के कॉमन फीचर्स हैं। ऑल्दो रूरल कम्युनिटी के वीकर सेक्शंस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी नीडेड है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एक ऐसी पॉलिसी हार्मफुल प्रूव हो सकती है। नेशनलाइज्ड बैंक्स के एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि ये बैंक्स अब हैवी ओवरड्यू लोन्स और इकोनॉमिकली अनवायबल ब्रांचेस की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक्सटेंडिंग लोन रिस्की और लेस रेम्युनरेटिव है। इस तरह के लोन साउंड बैंकिंग रूल्स के अगेंस्ट हैं
और इन इंस्टीट्यूशंस की इकोनॉमिक वायबिलिटी को वीक कर रहे हैं। बैंक्स के ऑडिट परफॉर्मेंस में कमी के कारण पॉलिसी मेकिंग ये इंश्योर करने में फेल रही है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंस वास्तव में लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोडक्टिव यूजेस में जा रहे हैं। नेशनल ग्रोथ स्टोरी में एक वाइब्रेंट बैंकिंग सिस्टम की सिग्निफिकेंस को देखते हुए बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव है। हाउएवर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कोई रामबाण नहीं है। इंडिया को बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन में जाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय इसे कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रिवॉल्यूशन ऑफ एनपीएज और एक फ्री मार्केट क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट्स पर लगाम लगाई जा सके और इकोनॉमी कैन अगेन गेट बैक ऑन ट्रैक। साल 1959 में एसबीआई की 7 सब्सिडरीज बैंक नेशनलाइज्ड की गई। सब्सिडरीज के नाम है बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ ट्रेनवेकोर, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंदौर। लेकिन नेशनलाइजेशन करना क्यों जरूरी था? ज्यादातर बैंक्स ने बड़ी इंडस्ट्रीज को या फिर बड़े बिजनेस हाउसेस को केटरिंग किया था। सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चरल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स वो पीछे रह गए क्योंकि बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता था। मनी लेंडर्स आम जनता को एक्सप्लॉइट करते रहे। 14 कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड किए गए थे 19 जुलाई 1969 को। बैंक्स के नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक। साल 1971 में क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन फॉर्म हुई थी। साल 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स फॉर्म हुए थे और साल 1974 के खत्म होने तक 3 सेपरेट इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स जैसे कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज इमर्ज्ड यानी एस्टैब्लिश्ड हुई थी। साल 1980 में दूसरे 6 कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड किए गए थे विद द डिपॉजिट ऑफ ₹200 CR। ये बैंक्स थे आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो साल 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। साल 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड की गई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया में साल 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी टू केटर द सिक्योरिटी मार्केट। आइए अब समझते हैं लास्ट फेज ऑफ द बैंकिंग। ये फेज स्टार्ट हुआ था साल 1991 में। थर्ड फेज, ये पीरियड में उल्लेखनीय तरीके देखने मिले हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स विद इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेशनलाइजेशन और सब्सिक्वेंट रेगुलेशंस के बाद भी आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं इंडिया में जो बैंकिंग सर्विसेज से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। साल 1991 से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही तेज़ी से बदलाव आया है, जिसके कारण नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DIFs में भी विकास हुआ है। प्राइवेट सेक्टर इन बैंकिंग सिस्टम। साल 1991 में नरसिम्हा कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया और एंट्री दी गई बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का संशोधन हुआ था साल 1993 में और उसके बाद काफ़ी सारी प्राइवेट बैंक्स ओपन हुई थी। उसी दिन से कंपटीशन चालू है प्राइवेट बैंक्स में लाइसेंस लेने के लिए। ये देखने के बाद RBI बैंक ने 10 प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया। उनमें से कुछ बैंक आज भी मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं,
जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडस आईएनडी बैंक। साल 1998 में नरसिम्हा कमेटी ने फिर से रिकमेंड किया कि ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स को चांस दिया जाए। एज अ रिजल्ट आरबीआई ने लाइसेंस दिया कुछ नए बैंक्स को, जिनका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक 2001 और येस बैंक 2004। साल 2013 टू 2014 में बैंक लाइसेंसिंग का तीसरा राउंड आया और 2015 में आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक एस्टैब्लिश्ड हुए। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन बैंक्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और ये सारे बैंक्स कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस भी करेंगे। आज की डेट में 46 फॉरेन बैंक्स इंडिया में हैं जो फुल्ली ऑपरेशनल हैं। बैंक्स का कॉन्सेप्ट सालों साल पुराना है, लेकिन बैंकिंग प्रैक्टिस आज भी सेम है। मान लीजिए कि आज अगर बैंक्स की कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है और सारी सर्विसेज ऑनलाइन ऑफर की जा रही हैं, जैसे कि शॉपिंग, लोन पेमेंट एटसेट्रा, फिर भी बैंक्स हमेशा अपने प्राइमरी फंक्शंस पूरा करेंगे। आइए अब देखते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। विच इज द फर्स्ट बैंक दैट स्टार्टेड विद इंडियन कैपिटल? वो पहला बैंक कौन सा है जिसकी शुरुआत इंडियन कैपिटल के साथ हुई? आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A. Punjab National Bank is the first bank that started with Indian capital. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was Reserve Bank established in India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर गैस करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर किया गया था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 2 ऑफ 1934 बैंक्स के फंक्शन पर स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को ऑपरेशंस शुरू किए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following banks were known as presidency banks? इनमें से कौन से बैंक्स को प्रेसिडेंसी बैंक्स के नाम से जाना जाता था? आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is A, C and D. Bank of Bengal, Bank of Madras and Bank of Bombay were known as presidency banks. Which bank was known as Imperial Bank in the past? इनमें से किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था?
आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is A. State Bank of India was known as Imperial Bank in the past. Why was nationalization needed in banks? बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी था इंडिया में? आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is D. All of the above. Nationalization needed in India because पहले बैंक्स का फोकस ज़्यादातर लार्ज इंडस्ट्रीज और बिग बिजनेस हाउसेस पर था। सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चरल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोसेस में काफ़ी पीछे रह गए थे और मनी लैंडर्स यानी के साहूकारों के द्वारा गरीबों का शोषण बढ़ता ही जा रहा था। During which phase of Indian banking was the non-banking financial companies and development financial institution established? इंडियन बैंकिंग के किस फेज में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई थी? आपके पास 30 सेकंड है सही जवाब गैस करने के लिए। The correct answer is C. In phase 3 of Indian banking, the non-banking financial companies and development financial institutions was established. So that's all from my side. Thank you so much for your time, and now we will meet again in the next session.